तो रियल एस्टेट में अब मूव ऑन है और गावस्कर को गोदरेज प्रॉपर्टी पसंद आ रहा है इस समय। तो आज हम इसी सेक्टर पे बात करेंगे, समझेंगे कि इसमें चल क्या रहा है, क्योंकि सारी कंपनीज के लगभग जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो बहुत एनकरेजिंग है। तो आज हम बातचीत करेंगे पूर्वांकरा की, क्योंकि चाहे साउथ हो या वेस्टर्न मार्केट हो, इवन एनसीआर के मार्केट में भी आप देखिए प्राइस और सेल्स के फिगर्स बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो इस सेक्टर के क्या अपडेट्स हैं, कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जाए, बढ़ती हुई ब्याज दरों के बीच में भी अगर इस तरह की परफॉर्मेंस है तो ये सेल्स कैसे हो रही, कहाँ से आ रही और इसके आउटलुक क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। पूर्वांकरा के हमारे साथ सीईओ जुड़ रहे हैं अभिषेक कपूर। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और रियल एस्टेट ने इस साल धूम मचा रखी है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सभी कंपनियों का हो रहा है, लेकिन हम बात करेंगे पूर्वांकरा की। तो फाइनेंशियल ईयर तो सर ख़त्म हो गया है और ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है अभी भी। कैसा चल रहा आप लोगों का बिजनेस, कैसा गया क्वार्टर? नीरज, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। देखें, हमने अभी तक अपना ऑपरेटिंग रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, वो अगले 4 दिनों में अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जहां तक नंबर्स का सवाल है, अगर आप 9 मंथ्स का नंबर देखें तो हमने 2100 करोड़ का बिजनेस किया था अगेंस्ट 1576 करोड़ जो पिछले साल। 14 मिलियन स्क्वायर फुट का एडिशनल लॉन्च करेंगे। तो जो आज सेल्स वेलोसिटी है और वॉल्यूम है वो काफी एनकरेजिंग है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बावजूद ये तेजी चल रही है और जो सप्लाई साइड है वो कंटिन्यू हो रहा है, ओवरहैंग कम होता दिखाई दे रहा है। तो अब तो हम 24 महीने के कम से कम की इन्वेंट्री पे बैठे हैं अक्रॉस इंडिया। तो ट्रेंड अच्छा दिखाई दे रहा है और एज ए कंपनी हम लोग काफी एक्साइटेड हैं अगले साल को लेकर के, और हमारा ऑपरेटिंग रिजल्ट अगले 3 से 4 दिन में अनाउंस होगा। आई होप कि वो भी बहुत ही इनकरेजिंग होगा। अभिषेक जी, आपने ये कहा है कि पिछले 2 साल से अगले 2 साल के बीच में लगभग 2 करोड़ स्क्वायर फीट डेवलप करेंगे अलग अलग शहरों में, और इससे करीब करीब 15,000 करोड़ का रेवेन्यू, पोटेंशियल रेवेन्यू आ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, किन किन शहरों में, खासतौर पर बेंगलुरु में इतना क्यों बुलिश है आप? जी देखें, बैंगलोर में आज पहला तो जो आपने कहा 20 मिलियन स्क्वायर फुट, उसमें से जैसा मैंने बताया 6 मिलियन स्क्वायर फुट हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, 60 लाख स्क्वायर फुट, और करीब 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर फुट लॉन्च करेंगे अगले साल। इसका जो ब्रॉड ब्रेकअप है वो पूर्वांकरा, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड में करीब करीब इक्वलेंट स्क्वायर फुटेज रहेगा पूर्वांकरा और प्रोविडेंट का, और बाकी करीब करीब 5 से 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट प्लॉटेड डेवलपमेंट में रहेगा। तो ये तो जनरल एक वॉल्यूम है। ये सारे लैंड हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें पेड फॉर है, इसमें कुछ कुछ क्लियरेंसेस बाकी हैं, वो सब आज चल रहा है और वो काफी एडवांस स्टेजेस में, जिसमें जैसा मैंने बताया 6 मिलियन लॉन्च हो गया है। तो हमारी बुलिशनेस जो बैंगलोर को लेकर के या साउथ या वेस्ट को लेकर के है, वो फंडामेंटल्स को लेके है। अगर आप देखें तो अब्जॉर्प्शन या प्राइस मूवमेंट बड़ा स्टेडी रहता है इन मार्केट्स में। कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन होता है, कंटिन्यूअस सेल होती है और रेगुलर सेल होती है। इसमें कोई ज्यादा उतार और चढ़ाव दिखाई नहीं देता है। एक दूसरा ये है कि जो आज में इन्वेंट्री अवेलेबल है, रेडी टू मूव इन तो पूरा खत्म हो चुका है। जो रेडी मूव इन खत्म होने के बाद न्यू लॉन्चेस के साथ जो आज इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो फॉर एग्जांपल 12 महीने से कम है बैंगलोर में। तो ऑब्वियसली ऐसा है कि डिमांड धीमे धीमे सप्लाई को आउटस्ट्रिप कर रही है नए लॉन्चेस के बावजूद। और ये हम इसलिए भी बुलिश हैं क्योंकि और लोग जो बाहर अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको सारी कंपनी वापस बुला रही है। और अगले 6 महीने में आप ये देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को कम करती हुई नजर आएंगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हाइब्रिड चला जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वापस आएंगे। जब ये लोग आएंगे तो इनको रहने के लिए जगह चाहिए, जिसमें आप देखें अगर तो किराया काफी बढ़ चुका है। और जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, जैसा मैंने बताया सप्लाई साइड में 12 महीने से कम की इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो दोनों चीजों को लेते हुए हमें लगता है कि बैंगलोर मार्केट काफी आउट परफॉर्म करेगा। एक दूसरा, बाकी के जो मार्केट्स हैं साउथ और वेस्ट में, हम इसलिए बुलिश हैं क्योंकि ये सारे फंडामेंटल्स को लेकर के ड्रिवन है। एनसीआर में आपने सही कहा, काफी उछाल आया है पिछले 1 साल में, स्पेशली पिछले 6 महीनों में, लेकिन काफी ज्यादा उछाल आया है। तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितना सस्टेनेबल है और कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक साउथ और वेस्ट का सवाल है, वो तो क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं नंबर्स में।
जी। अभिषेक, एक बात आपकी सही है कि साउथ का मार्केट ना कभी भी बहुत एक्सोबरेंट नहीं होता, वो एक स्टीडी ग्रोथ पे चलता है और शायद यही उसकी सफलता अगर आज भी होगा कि वहाँ कोई अचानक से बहुत दाम नहीं बढ़ते और अचानक से गिरते हैं। वो एक अपना आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट 10-12 हज़ार करोड़ रुपए इस बजट में रखे हैं इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो इलाका है, क्या वो आपके टारगेट में है क्या, नॉर्थ बेंगलोर? जी बिल्कुल, नॉर्थ बैंगलोर तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रोथ वेक्टर है। हम काफ़ी बुलिश हैं नॉर्थ बैंगलोर को लेकर के, और हमें लगता है ग्रोथ जो सिटी का है वो उसी डायरेक्शन में है। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल भी अब खुल गया है और कुछ-कुछ फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। और जहाँ तक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, ईस्ट बैंगलोर एक अलग मार्केट है जो कि व्हाइटफील्ड एरिया है। वहाँ का एक अलग ही माइक्रो मार्केट है। सेंट्रल बैंगलोर जो सीबीडी को लग करके जितने एरियाज़ हैं, वो एक अलग माइक्रो मार्केट है। अगर आप डिवाइड करें सभी माइक्रो मार्केट्स में, और आपने सही कहा, मैसूर एक अलग ग्रोथ वेक्टर है, जिसमें उस एरिया का जितना डेवलपमेंट है उसी एरिया में हो रहा है। तो जो हर माइक्रो मार्केट है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है बैंगलोर में, लेकिन डेफिनेटली नॉर्थ बैंगलोर हाईएस्ट ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्लॉटेड डेवलपमेंट में है। और ये न्यू टर्मिनल के ऑपरेशन होने के बाद और मेट्रो जैसे जैसे कंप्लीट होगी, जो कि 2025-2026 में एक्सपेक्टेड है, ये ग्रोथ जो है फर्दर पिकअप होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी काफी हाई होगी, क्योंकि ये नया एरिया बस रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ट्रैवलिंग काफी कन्वीनियंट होगी, तो हमें ये लगता है कि नॉर्थ बैंगलोर डेफिनेटली हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट रहेगा। ये मुंबई में भी आपके स्टेप्स हैं और इतना हीटेड मार्केट है ये, यहाँ आप की क्या प्लानिंग है, आपको ये बताइए। क्योंकि बॉम्बे तो बहुत ही इन्फ्लेटेड मार्केट हम लोग मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, फिर भी आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जी देखिए, हमें कहीं भी बॉम्बे में ऐसा नहीं लगा है कि इन्फ्लेटेड मार्केट है। आई टेल यू व्हाई। इसमें ऐसा है कि बॉम्बे में लैंड की सप्लाई बहुत कम है। आप अगर देखें, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, और आपको अब एमएमआर रीजन में जाना पड़ेगा अगर मुंबई में रहना है तो विद इन बॉम्बे लिमिट्स डेफिनेटली एक मार्केट, अलग ही मार्केट है, क्योंकि वो जैसे आप हांगकांग, लंदन, सिंगापुर, टोक्यो, न्यूयॉर्क को कंपेयर करेंगे तो वो बॉम्बे मार्केट है। और उस मार्केट में कभी भी, क्योंकि वो फाइनेंशियल हब है कंट्री का, और फाइनेंशियल कैपिटल है कंट्री का, कॉर्पोरेट कैपिटल है कंट्री का, वहाँ की डिमांड एक सस्टेन डिमांड है। जैसे जैसे कंपनीज ग्रो होती हैं, इनकम लेवल्स ग्रो होती हैं, मैक्सिमम टैक्स कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। तो हम बॉम्बे को लेकर के काफी क्लियर हैं कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू रहेंगी, और ये एक सस्टेनेबल मार्केट है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो ये 5 इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बॉम्बे में काफी इंप्रूव होने वाली है। आप चाहे मेट्रो ले लें सारे फेजेस, आप कोस्टल रोड ले लें, आप शिवरी नवा सेवा लिंक रोड ले लें, आप नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लें, या अलीबाग का रोरो ले लें। आप ये 5 प्रोजेक्ट मिला करके 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। अगर उस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, तो बॉम्बे में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, और जो ग्रोथ है वो एनीवेज अगर आप देखें कॉर्पोरेट इंडिया की स्क्यूड होती है बॉम्बे की तरफ, बिकॉज वहां पे सारे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स हैं। आप बीकोसी को लेकर के चले, आप मतलब किसी भी तो मार्केट को लेकर। अभिषेक जी, ये बताइए कि आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इससे लाइफ बड़ी इंप्रूव होगी, लोगों की ग्वालिटी बदलेगी। तो क्या ये एज्यूम करना ठीक होगा कि सबर्ब्स जो है, अगर हम टाउन छोड़ दें, मतलब अंधेरी ऑनवर्ड्स, वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, और इधर के जो बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस, मैं अभी भी कर रहा हूँ कोट एंड कोट इन्फ्लेटेड प्राइस, ये इक्वलाइज होंगे, नीचे आएंगे और उधर वाले थोड़ा सा बढ़ेंगे, ऐसा होगा क्या? जी देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ दाम घटेंगे साउथ बॉम्बे में लेकर के, लेकिन ये जरूर होगा कि सबर्ब्स के प्राइस थोड़े अप्रिशिएट होंगे, क्योंकि वहां पे जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, लोगों को और कंफर्टेबल होगा और दूर जाके रहने में, क्योंकि वो अब मेट्रो से आ सकते हैं या इवन व्हीकल से जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि कोस्टल रोड। लेकिन इसकी भी एक जर्नी है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट होने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि जो सिटी सेंटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब आप बीकेसी ले ले, साउथ बॉम्बे आइलैंड सिटी ले ले, उनमें आपको कभी भी प्राइस कम होते नजर आने की गुंजाइश हमें तो नहीं दिख रही है, क्योंकि अगेन लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड उस मार्केट में ज्यादा है। आप अगर देखें, बॉम्बे का एस्पिरेशन
हमेशा रहता है साउथ जाने के लिए। आप अगर मुलुंड में रहते हैं तो आपको घाटकोपर में रहना है, आप अगर घाटकोपर में रहते हैं तो आपको लोअर परेल में रहना है, आप अगर बोरीवली में रहते हैं तो आपको दिल्ली में रहना है। तो आप ये एक ट्रेंड है और ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस मार्केट की। सही कह रहे हैं आप। लोग बोरीवली शुरू करते हैं और फिर कोशिश उनकी होती कि वो बैंड्रा लोअर परेल तक आए, वर्ली तक आए। अच्छा ये बताइए सर कि FY24 की बात करते हैं, उससे आगे नहीं जाते। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं बंगलौर या अपने इधर मुंबई रीजन में? जी देखें, हम टोटल 14 मिलियन लॉन्च करेंगे, जिसमें से 7 मिलियन प्रोविडेंट में होगा, 3 मिलियन पूर्वांकरा में होगा और 4 मिलियन पूर्वा लैंड में होगा। इसमें मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स इस वक्त बैंगलोर, चेन्नई और कोयम्बटूर में होंगे, और मुंबई और पुणे में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट अभी जो दिखाई दे रहे हैं लॉन्च के लिए इस साल में। लेकिन जो आगे हम आगे की बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्लियरली वेस्ट और साउथ में 5 सिटीज हैं जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और पुणे मार्केट है। और वेस्ट क्लियरली हमारा एक फोकस एरिया है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा वैल्यू में, कम स्क्वायर फुटेज में ज्यादा वैल्यू। वो एक एवरेज आउट करेगा हमारे एफर्ट को, क्योंकि हम साउथ में काफी वॉल्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट मिलियन स्क्वायर फुट से ज्यादा मूव करते हैं एवरी क्वार्टर। तो अगर आप देखें तो ये एक एडवांटेज है बॉम्बे में हमारे लिए वैल्यू इंप्रूव करने के लिए। सो ओवरऑल दिस इज द ब्रेकअप। अच्छा अभिषेक जी, चूंकि कॉस्टिंग पे बात करना ज़रूरी है, बहुत बढ़ गई है लागत आप लोगों की, हर चीज़ की बढ़ी है। और एवरेज रियलाइजेशन आपका क्या होगा इस जो अगला 14 मिलियन आप करने वाले हैं? दूसरा ये कि बेंगलोर में प्राइसेस भी बहुत बढ़े हैं लेकिन कॉस्ट तो बढ़ी गई है, तो क्या रियलाइजेशन आप वहाँ रखें, क्या एवरेज पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग होगी? देखिए, हमारा जो रियलाइजेशन जनरल एवरेज रहेगा वो 7,500 से 8,500 रहता है, उसी रेंज में मूव करता है। जिसमें जैसे हम कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट को एवरेज आउट करते हैं तो कम हो जाता है, इन्वेंट्री का मिक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ओके। अगर आप एक रियलाइजेशन की बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च से लेके कंप्लीशन के बीच में करीब 40 से 50% का अप्रिसिएशन लेता है। और अगर हम हमारा एज अ ब्रांड आप देखें, किसी भी मार्केट में देखें, हमारा एक प्रोडक्ट का प्रीमियम है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और डिमांड बहुत अच्छी है, और क्योंकि डिलीवरी अच्छी है तो हमें कस्टमर प्रीमियम देता है हर मार्केट में। और जो ओवरऑल रियलाइजेशन का रेंज है अगर आप वो देखें तो वो करीब 7,000 से लेकर के 30,000 स्क्वायर फुट तक है। अगर आप बॉम्बे का प्रोजेक्ट देखें तो 30,000 से ज्यादा पर स्क्वायर फुट का रेट है वहां पे। तो जो रेंज है वो करीब आप समझ लीजिए रेजिडेंशियल की 7-7,500 से लेकर के 30,000 है, और जो प्लॉटेड में है वो करीब आप समझिए 4,000 से लेकर के 7,500-8,000 तक की रेंज में प्लॉटेड डेवलपमेंट की प्राइसिंग है। जो रियलाइजेशन है अलग अलग प्रोजेक्ट में, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग सिटी में। हाँ, बेंगलोर में तो आजकल प्लॉटेड का भी बड़ा फैशन चल रहा है, वहाँ पे लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नंदी हिल साइड में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की। अच्छा अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि जो कोविड के दौरान एक सहूलियत दी गई थी अपफ्रंट मार्जिन के लिए ग्राहक को, साथ ही रिस्क वेटेज कम रखने के लिए बैंक्स को, वो तारीख 31 मार्च तक थी। इस बारे में कोई अपडेट है क्या कि वो मार्जिन मनी अगर 75 लाख या उससे अबव का फ्लैट है तो आपकी मार्जिन 25% लगेगी और रिस्क वेटेज 50% होगा? एनी अपडेट ऑन दिस सर? जी, अभी तो जहां तक मेरी जानकारी है नीरज, और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अपडेट अभी नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इसमें कोई परिवर्तन आज की डेट में नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये है कि फॉर्चुनेटली आरबीआई का जो अनाउंसमेंट था रेपो रेट को होल्ड करने का, वो एक काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है रेजिडेंशियल पे। देखिए, पिछले आप अगर 2 साल पोस्ट कोविड को देखें तो ये कंटिन्यू डिमांड ग्रोथ का एक ट्रेंड रहा है जो कि थमता नजर नहीं आ रहा था, इवन दो इंटरेस्ट रेट में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। और क्योंकि अब ये पॉज हो गया है तो लोगों को और कंफर्ट है कि आगे शायद ना बढ़े, और उसके चलते हमें लगता है कि ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी, ग्रोथ भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जो एडवांटेज मेजर मिल रही है वो ब्रांडेड ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को मिल रही है। और क्योंकि चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, क्योंकि आई थिंक एक ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन है जिसमें लोगों का विश्वास जीतना कि आप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का देंगे और डिलीवर करेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज कस्टमर काफी स्मार्ट हो चुका है, शार्प हो चुका है,
और वो इस चीज को भी जानता है कि कोई भी लोन लेने पे, क्योंकि वो हाँ 15 साल का दौरान रहता है लोन का, वो कभी भी बढ़ेगा और उतरेगा, तो वो भी माइंडफुल रहते हैं इस चीज को लेकर के कि उसको कैसे मैनेज करें। हाँ 9% से ऊपर जाने पे भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो 9-10% में भी काफ़ी EMI 25-30% EMI तो बढ़ गई एक्चुअली अभी भी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या इन्वेस्टर आया कि नहीं आया? अभी तक तो ये था कि साहब एंड यूज़र आ रहा है, इन्वेस्टर आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं रियल एस्टेट में वो तो इन्वेस्टर के भरोसे देते हैं, बट वो आया कि नहीं आया? देखिए, इन्वेस्टर जो है वो पास्ट में किस ऑब्जेक्टिव से आता था आप वो देखें, लेकिन उसने कितनी अपनी फिंगर्स को बर्न की है पिछले आप समझिए करीब करीब 8 9 10 सालों में, कोविड तक लेकर के आप 2020-21 का पीरियड पकड़े 2013 से, तो काफी मतलब शांत रहे हैं या साइडलाइंस पे रहे हैं इन्वेस्टर्स। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। ये हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मार्केट है रियल एस्टेट में। आप इंडिया में अगर डिमांड देखें तो ऑलमोस्ट 90% डिमांड जो एंड यूजर की होती है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लान रहता है, अपग्रेड का प्लान रहता है या बच्चों के लिए प्लान रहता है। एंड यूजर ड्रिवन डिमांड है। किसी के पास 2 घर भी हैं तो उन्होंने अपना एक घर रखा है और अपने बच्चे के लिए एक घर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टर है और तब तक के लिए वो किराए पे चढ़ा के रखा। और आज की डेट में आप देखें, अगर किराया भी इतना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी एक एडवांटेज है लोगों को कि ठीक है, अगर मैं आज भी ले लेता हूं तो किराया बढ़ने की वजह से मेरा रिटर्न अच्छा है और उसकी वजह से मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन हाँ, फ्यूचर में मैं ये शायद ना बेचूं, क्योंकि या तो मैं अपग्रेड करूंगा या मैं अपने आगे बच्चों के लिए रख सकता हूं। सो ऐसा ऐसा एक ट्रेंड है। लार्ज वॉल्यूम जो इन्वेस्टर्स करते थे वो तो काफी काफी खत्म हो चुका है। आई थिंक कंट्री में जनरली एंड एंड यूजर डिमांड है, which is positive, करेक्ट। fundamentally very positive. हाँ ये बहुत पॉजिटिव है अभिषेक जी, और ऐसा ही मुझे लगता है होना भी चाहिए। और साउथ के मार्केट के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ऐसे 1-2 लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो बहुत डेड अगेंस्ट थे कि मकान नहीं खरीदना है, अब वो खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ अभी लग रहा है उनको भी एंड यूज़र बन गए हैं वो, और उनको ज़रूरत लग रही है। लेकिन मुंबई की मार्केट सर मेरे को अभी भी लगता है कि इन्फ्लेटेड है यहाँ पे थोड़ा सा। लेट्स सी आगे कैसे चीज़ें बदलती हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और गुड विशेस फॉर Q4 एंड नेक्स्ट ईयर। हम लोग फिर बात करेंगे जब आप एक बार बिजनेस अपडेट लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा एक ब्रेक के बाद देखते हैं मार्केट चेक।